नमस्कार दोस्तों। आज 5 जुलाई 2025 को मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की नई क्लास में, जिसमें मैं लेकर आया हूं आज रात तक की सुर्खियों से बने 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के साथ हम इनसे जुड़े स्टैटिस्टिक्स जीके तथा जून महीने के जो बीता महीना है उसके करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन है, जो अपने समय की कद्र करता है वह जीवन में हमेशा सफल होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो समय है। अगर हम अपने समय की कद्र करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में जो सबसे कीमती चीज है वो हमारा समय है। एक बार समय निकल जाता है तो फिर सोचने के अलावा या पश्चाताप करने के अलावा हमारे पास कुछ बाकी नहीं बचता। तो दोस्तों, इस समय का सदुपयोग करते हुए आगे 1 घंटे में हम पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, हाल ही में जो हमारी यूएन जनरल असेंबली है, यूएनएससी का अध्यक्ष कौन बना है? दोस्तों, यूएन यूएन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसकी स्थापना 1945 को 24 अक्टूबर को हुई। इसके 6 अंक हैं, इसके 6 अंक हैं, जिसमें से एक अंक यूएन एससी सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी यूएन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। दूसरा यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली। तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद है। और चौथा अंग इसका न्यास परिषद है। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। और छठा इसका है सचिवालय। तो ये इसके छह इसके अंग हैं, जिसमें से जो यूएन सिक्योरिटी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने? 15, जिसमें से 5 स्थायी और प्लस 10 अस्थायी। ठीक है, 10 अस्थायी होते हैं। ये 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और जो स्थायी होते हैं ये परमानेंट है, यानी हमेशा यही रहेंगे। स्थायी कौन कौन से हैं? तो यूएसए प्लस यूके प्लस फ्रांस और 2 रूस और चीन। ये इसके 5 परमानेंट सदस्य हैं। इन 5 परमानेंट सदस्यों के पास एक पावर होता है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। अगर कोई प्रस्ताव यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पास हो रहा हो, अगर इनमें से कोई सदस्य, 5 में से कोई सदस्य चाहे तो अपने वीटो पावर का उपयोग करते हुए उस प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। तो ये शक्ति इन 5 देशों के पास है। अब ये 10 अस्थायी सदस्य हैं जो प्रत्येक वर्ष 5 चुने जाते हैं अगले 2 साल के लिए। तो इसमें अभी इन 15 सदस्यों में से रोटेशन पॉलिसी के माध्यम से हर महीने के लिए एक देश को अध्यक्ष बनाया जाता है। इस एक देश को अध्यक्ष
चुना जाता है। ठीक है, एक देश को अध्यक्ष चुना जाता है। तो इस बार किसका नंबर है? तो इस बार पाकिस्तान का नंबर है, यानी पाकिस्तान यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा। और पाकिस्तान से की तरफ से इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष यानी पाकिस्तान के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनका नाम है असीम इफ्तिकार। तो असीम इफ्तिकार इसके क्या होंगे? अभी 1 महीने के लिए अध्यक्ष रहेंगे। और कॉमेडी की बात ये देखिए कि जो इनके अध्यक्ष हैं या यूएन में, पाकिस्तान ने क्या कहा है? पाकिस्तान ने कहा है कि वह ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ पूरे मेहनत और दुनिया के शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। तो सोचिए, पाकिस्तान कभी शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सकता है, जिसकी मूल जो कमाई है यानी जो इसकी अर्थव्यवस्था चलती है वो आतंकवाद के माध्यम से चलती है, और वो शांति की बातें कर रहा है। तो अभी क्या है, यूएन जनरल असेंबली में किसको? पाकिस्तान को 1 महीने के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ अस्थायी देशों को भी चुना गया था। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था यूएन जनरल असेंबली में कुछ अस्थायी सदस्यों को चुना गया था। वो 5 सदस्य थे। 5 सदस्यों को अभी हाल ही में इसके लिए चुना गया। तो कौन थे वो? तो 5 सदस्य जो चुने गए थे वो बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, लिथुआनिया, लातविया और एक देश, उसका नाम था कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये देश जो अभी चुने गए थे किसके लिए? यूएनसी की अस्थायी सदस्यता के लिए अगले 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए इन्हें चुना गया। ऐसे ही इनकी जो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली यूएनजीए जनरल असेंबली है, तो इसकी अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? तो जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मैंने आपको 6 अंक बताए, तो उनमें से एक अंक जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जिसे हम विश्व की लघु संसद के नाम पे भी जानते हैं, उनको चुना गया। ये पाकिस्तान के असीम इफ्तिकार जो अभी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो चलिए, जून महीने के मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन के रिवीजन के लिए आपके लगाया है। पेरिस जलवायु समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए किस सीमा तक रखने की बात की गई है, यानी कौन सी सीमा तय की गई है कि इससे ज्यादा तय की गई थी कि इससे ज्यादा तापमान को नहीं बढ़ने देना है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस। हाल ही में इंटरपोल द्वारा भारत के अनुरोध पर किस पूर्व दूतावास के अधिकारी के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी किया गया है? एक जर्मन दूतावास के अधिकारी जिनका नाम शुभम शौकीन था। क्या था? शुभम शौकीन। तो इनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर से पहली बार कितने टन चेरी पार्सल ट्रेन द्वारा मुंबई भेजी गई? पहली बार जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए चेरी की ट्रेन भेजी गई, जो सिर्फ चेरी ही लेके जाएगी। तो उसमें 24 टन माल भेजा गया। 24 टन चेरी मुंबई को निर्यात की गई। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो ओडी इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? नीरज चोपड़ा जी को चुना गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किस देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है? तो हमारे यहाँ पर जो अफगानिस्तान है, जिसका बॉर्डर भारत के किससे मिलता है? लद्दाख से मिलता है। और अभी ये लद्दाख का हिस्सा किसके हिस्से में है? तो ये पाकिस्तान के
कब्जे में है, ठीक है। और कितना हिस्सा मिलता है भारत को? भारत के साथ सीमा लगभग 106 किलोमीटर की सीमा भारत और अफगानिस्तान की मिलती है। इस अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान ने क्या किया था? शासन पर नियंत्रण किया था, ठीक है। और यहाँ की जो सरकार थी उसको भगाकर तालिबान ने इनका अपने यहाँ पर कंट्रोल कर दिया था अफगानिस्तान पे। अब इनको तब से किसी देश ने तालिबानी शासन को किसी देश ने मान्यता नहीं दी, सरकार के रूप में किसी देश ने मान्यता नहीं दी, ठीक है, नहीं दी। लेकिन अब क्या है? रूस ने क्या कहा है? रूस के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि वो किसको, जो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है उसको आधिकारिक रूप पर, यानी इसको आधिकारिक रूप पर अपनी तरफ से मान्यता देगा कि यहाँ की सरकार जो है वो, या इस देश की सरकार तालिबान सरकार है, इसको मान्यता देगा। और ऐसा करने वाला पहला देश कौन बना है? तो रूस ऐसा करने वाला पहला देश बना है। और जो यहाँ के तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं, तालिबान के विदेश मंत्री, उन्होंने इसका स्वागत किया है। और इनके जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है आमिर खान मुत्ताकी ने इस बात का स्वागत किया है। तो यहाँ के ये हैं विदेश मंत्री। यहाँ पर जब अफगानिस्तान में अमेरिका शासन छोड़कर भागा 2021 में, तब तालिबान ने यहाँ पर पूरे पर कब्जा कर लिया। और जो यहाँ के हथियार थे, अमेरिका जो यहाँ से छोड़ के भागा, उनका भी उपयोग तालिबान ने ही किया और उनके द्वारा शासन पूरी तरह से अफगानिस्तान में स्थापित कर दिया। अब रूस उसको मान्यता देने वाला पहला देश बना है। चलिए, तो अगर हम मैप में देखें कहाँ पर कौन सी चीज है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा अफगानिस्तान, ठीक है। ये अफगानिस्तान, जिसका ये बॉर्डर यहाँ पर भारत है, ऐसे। तो यहाँ पर ये जो भारत है, यहाँ जो पीओके है उससे अफगानिस्तान का बॉर्डर साझा होता है, ठीक है। तो ये हो गया अफगानिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? तो काबुल इसकी राजधानी है। इसका बॉर्डर ईरान से, पाकिस्तान से, भारत से, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से साझा होता है। इसीलिए भारत ने ईरान में क्या बनाया? चाबहार बंदरगाह बनाया ईरान में, जिससे कि वो यहाँ से यहाँ तक पानी के माध्यम से और यहाँ से रेल के माध्यम से, और यहाँ पर उसने गार्नेट हाईवे बनाया है जिससे कि वो ऊपर मध्य एशियाई देशों में जा सके, ठीक है। तो यहाँ से भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया है। और यहाँ पर है ये रूस, जिसकी राजधानी मॉस्को है। क्या राजधानी है इसकी? मॉस्को इसकी राजधानी है। रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। और यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत क्या करता है? इधर का हिस्सा इसका एशिया में है और इधर का हिस्सा यूरोप में है, ठीक है। तो यूराल पर्वत क्या करेगा? यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को, रूस को एशिया और यूरोप के दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो कौन सा पर्वत बांटेगा? यूराल पर्वत बांटेगा, ठीक। तो ये हो गया रसिया। अगर बात करूं, यहाँ पर एक झील पाई जाती है, लेक बेकाल, जो आपको दिख रही होगी। ये क्या है? लेक बेकाल। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? लेक बेकाल है। और ये कैसी है? मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। यहाँ पर एक झील पड़ती है, झील लडोगा। ये है इनकी लडोगा झील। और ये क्या है? ये यूरोप की
सबसे बड़ी झील है। कौन सी? लडोगा। क्योंकि ये यूरोप वाले हिस्से में पड़ रही है रूस के, तो ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। अगर बात करूं मैं यहाँ की सबसे बड़ी नदी की, तो यहाँ पर एक नदी बहती है, वो है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी, और ये भी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। और ये कहाँ पर बहती है? तो ये रूस में बहती है। चलिए, तो ये रूस का और ये अफगानिस्तान दोनों का हमने पोस्टमार्टम कर दिया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो होगा पिछले महीने के रिवीजन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से। अरे क्या हो गया तेरे को? चलिए, हो गया। विलियम्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स, जिनको सेरेना विलियम्स जो एक टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इनको प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया खेल पुरस्कार, तो कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? तो ऑस्ट्रेलिया खेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। हाल ही में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती कब मनाई गई? तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इस बार क्वेश्चन बनाकर पूछा है कि 300वीं जयंती कब मनाई गई। तो 31 मई 2025 को, 31 मई 2025 को इनकी 300वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई? तो ये जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा क्या गई? इस भेड़ का बनाया गया। हाल ही में अपना डिजिपिन जाने पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये मंत्रालय है अपना संचार मंत्रालय द्वारा डिजिपिन जानो पोर्टल शुरू किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित इस्पात और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है? तो अभी क्या है, भारत ने यूएई के साथ, किसके साथ? तो भारत ने यूएई संयुक्त राष्ट्र अमीरात के साथ क्या किया है? एक रणनीतिक साझेदारी की है। किसके लिए? तो हरित इस्पात। किसके लिए की है? तो भारत ने किसके साथ? यूएई के साथ हरित इस्पात और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है। तो इस हरित इस्पात और एल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है? इस हरित इस्पात और एल्यूमिनियम का मतलब है जिस एल्यूमिनियम और लोहे यानी इस्पात को बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा बिना कार्बन उत्सर्जन के उत्पन्न हुई हो, उसको हम हरित इस्पात कहते हैं। तो हरित मतलब जिसके उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वच्छ हरित ऊर्जा बोलते हैं। यानी जैसे सौर ऊर्जा या पनबिजली विद्युत संयंत्र से या किसी और ऐसी चीज से बिजली उत्पन्न कर और इस्पात का निर्माण कराया जाए, कोयले वगैरह से या पेट्रोल या डीजल से इसका उत्पादन ना किया जाए, उसको हम हरित ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो इसका हरित ऊर्जा के क्षेत्र में किसके साथ? यूएई के साथ अभी इन्होंने साझेदारी की है। तो भारत की ओर से कौन? भारत की ओर से हमारे जो भारी उद्योग मंत्री हैं एचडी कुमारा स्वामी प्लस यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री जिनका नाम है अब्दुल बिन तौद अल मारी। क्या है इनका नाम? अब्दुल बिन तौद अल मारी। ये देखिए कितना छोटा सा नाम है,
इन्होंने इनके साथ किसके साथ, हमारे जो भारी उद्योग मंत्री है, भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी के साथ इन्होंने ये साझेदारी मिलकर की। ठीक है, तो किसने की, तो हमारे जो उद्योग इस्पात मंत्री हैं, केंद्रीय इस्पात मंत्री, भारी उद्योग मंत्री या केंद्रीय इस्पात मंत्री, इनके साथ मिलकर इन्होंने ये घोषणा की कि हम दोनों इस क्षेत्र में कार्य करेंगे। अगर अब मैं बात करूं आपसे कि हमारे यहाँ पर इस्पात का पहला कारखाना कहाँ लगा, तो 1905 में जमशेद जी टाटा द्वारा कहाँ लगाया गया, तो साक्षी झारखंड में, जिसे हम अभी क्या नाम से जानते हैं, तो जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भारत का पहला कारखाना लगाया है। उसके बाद हमारे यहाँ शुरू होती है पंचवर्षीय योजनाएं, और जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें 3 कारखानों को लगाया गया, तीन इस्पात के कारखानों को लगाया गया, जिसमें से जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, और ये पंचवर्षीय योजना किस पर थी, तो महल नौबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। और इसके तहत हमने भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये इस्पात संयंत्र लगाए। ठीक है, भिलाई हमारा रूस के सहयोग से लगा, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और ये जो हमारा राउरकेला है, ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। ये जो भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भिलाई कहाँ पर है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों संयंत्र इसमें लगाए गए। उसके बाद हमारी आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक इस्पात संयंत्र लगाया गया, और उसका नाम है बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र ये कब लगाया गया, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। और किसके सहयोग से, तो USSR यानी रूस के विघटन होने से पहले उस पूरे देश का नाम था USSR, तो USSR की सहायता से लगाया गया। बोकारो कहाँ पर है, तो बोकारो हमारे झारखंड में है। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये सुखमेव चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। सुखमेव चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमेव चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो ये हमारा पूरा इतिहास हो गया है इस्पात के बारे में। अगर हम बात करें, चलो एल्यूमिनियम को भी देख लेते हैं। तो भारत में एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर है, या एल्यूमिनियम कारखाने, प्रमुख एल्यूमिनियम कारखाने कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 प्रमुख कारखाने हैं, जैसे हिंडाल्को, वाल्को, ठीक है, हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को और माल्को, ये 4 क्या है, एल्यूमिनियम संयंत्र है। हिंडाल्को जो रेणुकूट यूपी में पड़ता है। ठीक है, नाल्को हमारा दामन जोड़ी उड़ीसा के दामन जोड़ी में ये हमारा पड़ता है।
बालको, बालको हमारा कोरबा में, बालको हमारा कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। और ये जो मालको है ये तमिलनाडु के मैट्टूर में पड़ता है। ठीक है, तो ये चार हमारे एल्यूमिनियम संयंत्र हो गए, जो जिसमें हिंडाल्को रेणुकूट यूपी, नालको दामनजोड़ी उड़ीसा में, बालको जो हमारा पड़ेगा कोरबा छत्तीसगढ़ में, और मैट्टूर तमिलनाडु में हमारा मालको पड़ता है। तो मालको मैट्टूर, बालको कोरबा, नालको दामनजोड़ी और हिंडाल्को रेणुकूट में पड़ता है। तो चलिए, ये हमारा पूरा हो गया इसके बारे में जानकारी। अगर अब मैं बात करूं आपकी यूएई की, तो यूएई जो अरब का एक खाड़ी देश है, कहां पर, यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है यूएई, कौन दिख रहा है यहाँ पर, ये यूएई है। और यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा देश है, इसके ऊपर छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आता है किसका, ओमान का। तो ओमान और ईरान के बीच में ये हमारी हॉर्मुज जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि। ठीक है, हॉर्मुज जल संधि। तो हॉर्मुज जल संधि किसको अलग करती है, तो ये अलग करेगी किसको, ईरान को किससे, तो ओमान से, ईरान को ओमान से अलग करती है। और ये जोड़ेगी किसको, तो ये जोड़ेगी फारस की खाड़ी को जोड़ती है। और किसके साथ जोड़ती है, तो ये ओमान सागर के साथ जोड़ेगी। यानी ये क्या हुआ हमारा, ये हमारी फारस की खाड़ी होगी, तो यहाँ से इसको जोड़ रही है, दोनों पर जल को इस यहाँ के माध्यम से जोड़ रही है, और अलग किसे कर रही है, तो यहाँ से इसको अलग कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे हॉर्मुज जल संधि। अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को ही मनाया गया। 31 मई को ही हमने क्या बनाई, तो हमने 31 मई को ही माँ अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई। हाल ही में एनडीए से स्नातक करने वाली महिला कैडेट्स की कुल संख्या कितनी है, तो जो है एनडीए में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया, और इसके पहले बैच में 17 महिलाएं कैंडिडेट्स ने इसे पास किया। ठीक है, और हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री कौन चुना गया है, तो हाल ही में लुइस मोंटेग्रो क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए। 2024 में एशिया प्रशांत और पश्चिमी एशिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला, तो इनको 10वां स्थान दिया गया। अच्छा जी, तो 4 जुलाई कल था, 4 जुलाई, और स्वामी विवेकानंद की पुण्य तिथि थी। तो 4 जुलाई को हमने क्या मनाई, स्वामी विवेकानंद जी की पुण्य तिथि हमने 4 जुलाई को मनाई। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, आज इनके बारे में पूरा जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म 12 जनवरी और 1863 में कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या है, तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। तो जैसे 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ, और 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस हम 12 जनवरी को मनाते हैं। नरेंद्र दत्त जिनके बचपन का नाम था, इनके गुरु क्या थे, तो इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इनका नाम विवेकानंद कैसे पड़ा, तो 1893 में खेतड़ी के महाराज कौन थे, अजीत सिंह, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने इन्हें क्या नाम दिया, तो इन्हें नाम दिया विवेकानंद इनको नाम दिया। ठीक है, तो किसने दिया, तो जो खेतड़ी के महाराज थे उस समय के, उन्होंने इन्हें नाम दिया। कब दिया, तो 1893 में इन्हें ये नाम दिया गया।
और 1893 में ही 1893 में ये कहाँ गए, शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। कहाँ पर भाग लिया, तो शिकागो के 1893 में इन्होंने कहाँ पर, शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया और यहीं पर इन्होंने प्रसिद्ध अपना भाषण दिया, प्रसिद्ध भाषण इन्होंने यहीं पर दिया। और इस भाषण में इन्होंने जो अमेरिका के लोग थे उनको संबोधन किया, अमेरिका के लोगों को संबोधित किया। क्या कहते हुए संबोधित किया, तो संबोधित किया कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, ठीक है, जो आजकल आप मोदी जी के नाम से, मोदी जी के मुख से बहुत सुनते हो कि मेरे भाइयों और बहनों, तो शायद वो उन्होंने विवेकानंद जी के व्यक्तित्व से ही लिया हो, जो इन्होंने अमेरिका में भाषण दिया था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। और ये काफी प्रसिद्ध था और इससे उन्हें एक मतलब उनकी ख्याति विश्व में फैल गई इस भाषण के बाद ही, ठीक है। उनको अंतिम स्थान इस बोलने के लिए भाषण में दिया गया। लेकिन इस भाषण सुनने के बाद जब वो अगली बार गए तो उनको ओपनिंग, यानी ओपनिंग किसको दी जाती है, जो सबसे अच्छा आपका वक्ता हो उसको ओपनिंग दी जाती है। तो जब ये दूसरी बार सम्मेलन में गए तो इनको सबसे शुरू में बोलने का मौका दिया गया। तो इतना प्रभावी इनका ये भाषण रहा था। इन्होंने मोक्ष के 4 प्रमार्ग बताए, विवेकानंद जी ने मोक्ष के 4 मार्ग बताए, मोक्ष के 4 मार्ग बताए। कौन कौन से बताए, तो इन्होंने बताया योग ज्ञान योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो कौन कौन से, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो इन्होंने कौन कौन से मार्ग बताए, तो ये इन्होंने 4 मार्ग बताए। उसके बाद 1997 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। और 1897 में, उसके बाद 1902 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई, तो एक इनका मठ था जो बेल्लूर में था, तो बेल्लूर मठ में इनकी मृत्यु हुई 1902 में। कहा जाता है उस समय ये महायोग की साधना में थे और मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हुई। ठीक, तो ये था हमारा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनकी पुण्यतिथि 4 जुलाई को मनाएगी। तो ये है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। चलिए, हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में डी गुकेश ने किस दिग्गज को, खिलाड़ी को हराया, तो इन्होंने हमारे जो मार्क कार्लसन इनको हराया। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, तो उपला सुचाता इन्होंने ये खिताब जीता। हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं, तो ये रोहित शर्मा जी बने हैं। रोहित शर्मा जी कौन से बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने 300 छक्के लगाए हैं। हाल ही में भारत का पहला ऐसा जिला कौन सा है जिसने अपनी संपूर्ण विद्युत मांगे और सौर ऊर्जा से पूरी की हैं, तो जो हमारा दीव है, दीव और दमन वाला दीव, ठीक है, इसने क्या किया है, अपनी जितनी भी जरूरतें हैं वो सौर ऊर्जा के माध्यम से शुरू की हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन किंगडम यानी एक्वेरियम किस देश में स्थापित किया गया है, तो ये हमारे चाइना में स्थापित किया गया है। चाइना ने अभी क्या किया है, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम स्थापित किया। ठीक है, तो चाइना ने अभी क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम
स्थापित किया, और जिसका नाम इसने रखा है चिमेलोंग। क्या नाम रखा है? तो इसका नाम है चिमेलोंग। चिमेलोंग एरोस्पेस यानी स्पेसशिप, चिमेलोंग स्पेसशिप इसने इसका नाम रखा है। और इसकी स्थापना की कहाँ पे गई है? तो इसकी स्थापना चीन के जुहाई, क्या है स्थापित, यानी कहाँ है स्थापित, कहाँ हुआ? तो स्थापित हुआ है जुहाई, चीन में। और इसकी क्षमता कितनी है? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा है तो क्षमता भी जानना जरूरी है। तो क्षमता इसकी 175.3 मिलियन लीटर पानी रखने की इसकी क्षमता है। और इससे क्या होगा? तो इसमें बहुत सारी प्रजातियों को इसने रखा गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसने एक, ये कैसा है? इंडोर बोले तो इंडोर एक्वेरियम है। एक्वेरियम यानी किसी स्टेडियम, यानी कोई ऐसी जो कमरे के या किसी भवन के अंदर हो उसको इंडोर के नाम से जानते हैं। तो ये चीन ने अभी स्थापित किया है। और ये एक्वेरियम, इसमें इतनी सारी मछली और जलीय जीव जो पर्यटन के लिए यहाँ पर स्थापित किए हैं। ये देखिए एक होल बनाया हुआ है, उसके अंदर इसको रखा गया है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता चाइना ने बताई है 75.53 मिलियन लीटर। चलिए, हाल ही में सीबीआरई ग्लोबल टेक टैलेंट गाइड बुक 2025 के अनुसार बेंगलुरु को किस स्थान पर, कौन सा स्थान दिया गया? यानी बेंगलुरु को जो टैलेंट के मामले में कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा श्रेणी में स्थान दिया गया है? तो इसको पावर हाउस श्रेणी में स्थान मिला है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक इसमें 10 है। हाल ही में जारी रिपोर्ट 2025 में वैश्विक स्टार्टअप शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर टॉप 10 में शामिल हुआ है? तो ये भी कौन सा है? बंगलुरु को किसमें स्टार्टअप टॉप 10 में शामिल किया गया है। हाल ही में सी केयर्स 2.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हमारे कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जम्मू कश्मीर में 100 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली एकीकृत एक्वा पार्क योजना, किस योजना के तहत एक्वा पार्क योजना स्थापित की गई है? तो हाल ही में जो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फेज 2 के तहत 100 करोड़ की लागत से क्या किया गया है? इसकी स्थापना की गई है। तो जम्मू कश्मीर में पीएम मत्स्य संपदा योजना के फेज 2 के माध्यम से 100 करोड़ की लागत से क्या किया गया है? एक एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की गई है। एक्वा पार्क की स्थापना की गई है। इससे क्या होगा? तो इससे यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इसका किया गया है। ठीक है, और इसको शुरुआत किसने की है? मतलब इसका उद्घाटन किसने किया है? तो जो हमारे राजीव रंजन जी हैं। रंजन उर्फ इनका नाम है लल्लन सिंह, जो हमारे क्या हैं? जो हमारे मत्स्य पालन मंत्री हैं। ठीक है, तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री, तो ये कौन से मंत्री हैं? मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री।
डेयरी मंत्री जो हमारे हैं, हमारे राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर एक 100 करोड़ की लागत से एक एक्वा पार्क की स्थापना के साथ इन्होंने वर्चुअल माध्यम से जम्मू के शतावरी में क्या वर्चुअल में यहाँ पर रहते हुए इन्होंने वर्चुअल माध्यम से जम्मू के शतावरी में एक 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले एक मिल्क प्लांट का भी उद्घाटन किया। मिल्क प्लांट का भी क्या किया, उद्घाटन इन्होंने किया है। ठीक है, तो अभी लल्लन सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, उन्होंने इन सब चीजों का उद्घाटन किया है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है और ये है हमारा जम्मू कश्मीर। इससे पहले क्या था, ये इससे पहले पूरा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे लद्दाख से अलग कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी, जो गर्मी की राजधानी है इसकी, श्रीनगर है। श्रीनगर इसकी गर्मी की राजधानी, और ठंड की यानी शीतकाल इसकी राजधानी कौन सी है, तो शीतकालीन राजधानी इसकी जम्मू है। ठीक है, तो इसकी दो राजधानियां हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसकी वो श्रीनगर है, और सर्दियों में ये जम्मू में अपने कार्य को शिफ्ट कर देते हैं। अगर बात करूं यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम हैं उमर अब्दुल्ला। कौन है, तो उमर अब्दुल्ला यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल जो हैं वह है मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, और अगर बात करूं यहाँ के त्योहारों की, त्योहार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर त्योहार पाए जाते हैं, वो हैं, या त्योहार मनाए जाते हैं, वो है यहाँ पर खीर भवानी मेला। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध खीर भवानी मेला यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। एक ट्यूलिप फेस्टिवल और आदि महोत्सव यहाँ के त्योहार हो गए। तो खीर भवानी मेला, ट्यूलिप फेस्टिवल, आदि महोत्सव और लवेंडर उत्सव, जो फूलों के उत्सव के नाम में जाना जाता है, लवेंडर उत्सव। तो ये यहाँ के क्या हो गए, प्रमुख त्योहार हो गए। अगर बात करूं यहाँ के नृत्यों की, कौन से, तो यहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो लोक नृत्य मनाए जाते हैं या लोक नृत्य किए जाते हैं वो प्रमुख हैं, जैसे दुमहल कहाँ पे मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। हाफिजा, दुमहल, हाफिजा, राउफ, हिक्कात, ये यहाँ के क्या हो गए, तो लोक नृत्य हो गए। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ का नेशनल पार्क दाचिगम किश्तवाड़, और दाचिगम के बाद किश्तवाड़। ठीक है, तो ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो गए, दाचिगम, किश्तवाड़ और सलीम अली। तो 3 यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क हो गए। चलिए, हाल ही में भारतीय कॉर्पोरेट मामले के संस्थान IICA ने पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय कैंपस किस शहर में खोला है, तो जो हमारा कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय है उसने पहला जो हमारा खोला है केंद्र, वो वहां पर, तो शिलोंग कहाँ पर है, मेघालय में, तो शिलोंग में खोला है। भारत अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल किस देश के साथ मिलकर बना रहा है, तो ये नॉर्वे के साथ बना रहा है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, आप कमेंट में लिखिएगा। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में
किसे चुना गया? तो ली जे यूंग, ली जे यूंग को उनका राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में आईपीएल 2025 का विजेता कौन सी टीम बनी है और इसे कितनी पुरस्कार राशि मिली है? तो आरसीबी इसकी क्या बनी है? विजेता बनी है और इसे 20 करोड़ रुपए की राशि मिली है। तो 20 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी गई है। हाल ही में फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI किसने विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया गया है ये हमारे दूरसंचार विभाग द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। ठीक है, FRI यानी फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। इसमें क्या किया जाएगा कि फोन के माध्यम से जो फ्रॉड होते हैं उनको पहले से जानकर उनके खिलाफ क्या है? उचित कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो इनके खिलाफ क्या है? उचित कार्रवाई की जाएगी। किससे? इसके नंबर से पहले ही जानकर। और आरबीआई ने कहा है, जो हमारी आरबीआई है उसने कहा है कि जितने भी वित्तीय संस्थान जैसे अनुसूचित अपने वाणिज्यिक बैंक, भुगतान बैंक और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जितनी भी हैं इनको इसे लागू करने के लिए कहा है। और आरबीआई ने कहा है कि आप भी इसको अपने यहाँ पर लागू कीजिए जिससे अपनी जो वित्तीय धोखाधड़ी है उसको कम किया जा सके। तो किसने किया है विकसित? तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI किसने किया है? तो दूरसंचार विभाग ने विकसित किया है और आरबीआई ने इसे लागू करने के सभी बैंकों को क्या किए? निर्देश जारी किए हैं। अगर बात करूं मैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट या अधिनियम द्वारा कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय तब कलकत्ता में। उसके बाद 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में हो गया। उस समय अगर बात करें इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर बात करें इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो इसके पहले भारतीय अध्यक्ष जो बने उनका नाम था CD देशमुख इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे। अगर बात करूं इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष इसके जो बने हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा इनका नाम है। ठीक है, तो ये हो गया आरबीआई के बारे में आपकी पूरी जानकारी। चलिए, तो ये साइबर अपराध से लड़ने के लिए FRI को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में 2024 में जर्मनी के किस देश को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का गौरव हासिल किया है? तो जैसे भारत ने जापान को अर्थव्यवस्था में पछाड़ा, तो ऋणदाता के मामले में जापान को जर्मनी ने पछाड़ दिया है। विश्व साइकिल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किस अधिनियम के तहत कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है? तो ये हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिसका नाम संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हमने क्या किया है? इसको अधिसूचित किया है। भारत सरकार की नई EV नीति के तहत $35,000 या उससे अधिक के CIF मूल्य वाले पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों
पर कितनी सीमा शुल्क की छूट दी गई है। अगर यहाँ पर इतने का कोई निवेश करता है इस क्षेत्र में तो उसको 15% की छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति महामहिम, उनका नाम क्या है? उनका नाम है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये अभी यूपी के दौरे पर हैं, यूपी के दौरे पर हैं और इन्होंने क्या किया, गोरखपुर में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जिसका नाम है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। यहाँ पर इन्होंने कुछ सुविधाओं का क्या किया, सुविधाओं का उद्घाटन किया, ठीक है। तो किसने किया? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने गोरखनाथ विश्वविद्यालय में कुछ सुविधाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें नए एक्वेरियम, ठीक है, नए एक्वेरियम के साथ एक अकादमिक ब्लॉक की स्थापना की। तो किसका उद्घाटन किया? एक एक्वेरियम और नए एक ब्लॉक की स्थापना की गई, जिसमें एक नए एकादमिक ब्लॉक की स्थापना भी की, ब्लॉक का उद्घाटन किया या स्थापना की, ठीक है। तो इन सुविधाओं का जो है हमारे यहाँ पर किसने, द्रौपदी मुर्मू जी ने इनका उद्घाटन किया। अगर बात करूं मैं यूपी की, उत्तर प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी है। अगर बात करूं यूपी के सीएम कौन है, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी इसके क्या है, सीएम है। यहाँ की राज्यपाल हमारी आनंदीबेन पटेल है, जो इससे पहले क्या थी, तो ये गुजरात की सीएम रह चुकी हैं। उसके बाद बात करूं अगर यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और इसके साथ ही यहाँ पर नृत्य कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो रासलीला, मयूर, ठीक है, रासलीला हो गया, मयूर हो गया, बाकी नौटंकी, थाल, तो ये नृत्य यहाँ पर मनाए जाते हैं या किए जाते हैं। चलिए, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अगर सीमावर्ती राज्यों की बात करूं कि उत्तर प्रदेश अपनी सीमा किस किस राज्य से साझा करता है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है बिहार से, ये बिहार। उसके बाद थोड़ी सी सीमा यहाँ पर मिल रही है, या मैं दूसरे पेंसिल से बनाता हूँ, ये हो गई बिहार तक की सीमा। उसके बाद इसकी आगे सीमा जो मिली वो ये वाली मिली झारखंड से, ठीक है। झारखंड के बाद आगे चलते हैं तो ये सीमा मिलती है इसकी किससे, तो ये छत्तीसगढ़ से। उसके बाद ये वाली सीमा ये मिल रही है इसकी एमपी से, ठीक है। तो एमपी से ये वाली सीमा इसकी मिल रही है, तो सबसे लंबी सीमा एमपी से साझा कर रहा है। उसके बाद अगली सीमा इसकी यहाँ पर राजस्थान से, उसके बाद हरियाणा, बीच में दिल्ली और ऊपर उत्तराखंड, और थोड़ी सी सीमा यहाँ पर इसकी हिमाचल प्रदेश से भी मिलती है। तो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश? 1 2 3 4 5 6 7 राज्य सीमा किससे साझा कर रहा है? 7 राज्य। कौन कौन से हो गए? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, 3 ये राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। उसके बाद राजस्थान, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, हरियाणा और उत्तराखंड।
उसके साथ ही एक हो गया हमारा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम क्या है, दिल्ली है, और एक हो गया हमारा देश, जिसका नाम क्या है, नेपाल। तो यूपी 7 राज्यों, एक केंद्र शासित राज्य तथा एक देश से सीमा साझा करता है। हाल ही में एलन मस्क ने किस नए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टक्कर देगा? तो अभी क्या है, एलन मस्क ने भी एक अपना नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्स चैट। एक्स चैट इसका नाम रखा है। बांग्लादेश ने हाल ही में जारी की गई नई करेंसी में किसका चित्र हटा दिया है? तो इन्होंने अपने राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का क्या पोस्ट फोटो इससे हटा दिया है। हाल ही में निकारागुआ डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा देश बना है? तो ये 101वां देश बना है। हाल ही में अगली जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो जो हमारी जनगणना होगी वो जातिगत आधारित होगी, 2 चरण में लागू होगी और 2027 में की जाएगी। हाल ही में रिक्लेम फ्रेमवर्क किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो रिक्लेम जो फ्रेमवर्क है वो हमारा कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, तो कौन से मंत्रालय द्वारा? कोयला मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। ठीक है, तो कोयला मंत्रालय ने रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च किया। फ्रेमवर्क लॉन्च किया। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा? तो कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जो भारत के खदान बंद होने करने ये क्या करेगा, इसका कार्य क्या होगा? कार्य खदान बंद करने तथा खदान पुनः शुरू करने की क्या है, इसमें जानकारी होगी, कब हम इसको शुरू कर सकते हैं और कब खदान को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी। अगर बात करूं कोयला मंत्री, हमारे कोयला मंत्रालय के जो मंत्री हैं, कोयला मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं हमारे जी किशन रेड्डी हमारे कोयला मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए, तो ये हमारा कोयला मंत्रालय हो गया और उसके मंत्री हो गए जी किशन रेड्डी। हाल ही में भारत की पहली त्रिसेवा ऑल वुमेन सेलिंग टीम ने किस देश की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की? तो जो हमारी ये टीम है इसने सेशल्स की यात्रा अभी पूरी की है। राजस्थान ने किन 2 आर्द्रभूमियों को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इन 2 रामसर साइटों के शामिल होने के बाद भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, कितनी संख्या हो गई है? तो ये यहाँ पर 2 साइट, एक तो खींचन और मेनार, 2 साइटों को कहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट आयातक देश कौन बना है? तो ये जो हमारा वियतनाम है, वियतनाम ये इसका आयातक देश बना है। हाल ही में NIPCCD का नया नाम बदलकर किसके सम्मान में नया नाम रखा गया है? तो अभी जो हमारा NIPCCD जिसे हम राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास सहायता किसके नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास
सहायता के नाम से जानते हैं, सहायता के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके नाम से जानते हैं। इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर सावित्री बाई फुले जी, जो हमारी एक सामाजिक कार्यकर्ता रही है सावित्री बाई फुले जी, तो इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है, सावित्री बाई फुले, सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला, राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास संस्थान इसका नाम कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है, तो सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान इसका नाम कर दिया गया है। तो ये इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में किया गया है। और इसकी घोषणा किसने की, इसकी घोषणा हमारी महिला और बाल विकास मंत्री जो है हमारी अन्नपूर्णा देवी ने इनकी घोषणा की है। ठीक है, तो किसने की है, हमारी जो महिला और बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अब अगर मैं बात करूं सावित्री बाई फुले जी के बारे में, सावित्री बाई फुले, ठीक है, सावित्री बाई फुले जिन्हें हम पहली महिला शिक्षक के नाम पे भी जानते हैं, महिला शिक्षक के तौर पर भी इन्हें हम जानते हैं, यानी भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी, तो वो सावित्री बाई फुले थी। और ये महिलाओं के अधिकार की क्या थी, महिलाओं के अधिकारों की क्या थी, पक्षधर थी, यानी इन्होंने महिलाओं के अधिकारों को क्या किया, बहुत बढ़ चढ़कर रखा या उन्हें दिलाने में उनकी सहायता की। ठीक है, सावित्री बाई जो फुले थी, ये इनका जन्म 3 जनवरी 1831, कहां पर, इनका जन्म 3 जनवरी, ठीक है, 1831 को नायगांव महाराष्ट्र में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ, तो 3 जनवरी 1831 में नायगांव में इनका जन्म हुआ। इनके पति कौन थे, तो इनके जो पति थे, पति ज्योति राव फुले इनके पति थे, और ये भी क्या थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो ये जो हमारी सावित्री बाई फुले जी हैं, इनका जो विवाह है 9 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। फिर इन्होंने जैसे जैसे, इनके पति ने भी इनका साथ दिया, और जैसे जैसे बढ़ती रही तो महिला अधिकारों के लिए काम करती रही। इन्होंने ही लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, कहां पर, पुणे में। ठीक है, तो इन्होंने 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, यानी ये महिलाओं की क्या थी, शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा की पक्षधर थी। ठीक है, और स्कूल की लड़कियों के स्कूल जाने के लिए इन्होंने काफी कार्य किया, तो इनके नाम पर ही अभी इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो ये अभी जो इंस्टीट्यूट है, अभी इसका नाम सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। कृपया आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर जाएं, तथा ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।